ये वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। ये बच्चों के लिए नहीं है। इस वीडियो की कहानी और प्रस्तुति 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। एक भगतपुर एक सुंदर सा गांव था। गांव के कोने पर स्थित जयप्रकाश का ढाबा पूरे इलाके में मशहूर था। इस ढाबे की शोहरत की सबसे बड़ी वजह था वहाँ का बावर्ची शिवम। शिवम के हाथों में जादू था। वो जो भी बनाता लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। खासकर उसका बनाया हुआ बटर चिकन और नान खाने के लिए तो दूर दूर के गांवों से लोग आते थे। शिवम सुबह से शाम तक पूरी ईमानदारी से भट्टी के सामने पसीना बहाता था। ढाबे का मालिक जयप्रकाश शिवम के काम से बहुत खुश रहता था, लेकिन ढाबे का दूसरा हेल्पर अविनाश शिवम की तारीफों से अंदर ही अंदर जलता था। अविनाश भाई, जरा वो कटी हुई शिमला मिर्च और प्याज की प्लेट इधर बढ़ाना, ग्राहक बाहर इंतजार कर रहे हैं। ले पकड़, जब देखो तब अविनाश भाई ये लाओ, अविनाश भाई वो लाओ। पूरे ढाबे में जैसे सिर्फ तुम ही काम कर रहे हो। अरे अविनाश भाई, गुस्सा क्यों करते हो? हम दोनों मिलकर काम करेंगे, तभी तो मालिक का ढाबा आगे बढ़ेगा। और आज तो चिकन और नान का ऑर्डर भी बहुत ज्यादा है। तभी ढाबे का मालिक जयप्रकाश रसोई में आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे शिवम, कमाल कर दिया भाई तुमने। शहर से आए उन बाबू लोगों ने तो तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दिए। बोल रहे थे कि ऐसा चिकन और नान उन्होंने आज तक किसी बड़े होटल में भी नहीं खाया। मालिक, ये सब आपकी कृपा है। आप अच्छा सामान लाकर देते हैं तो खाना भी अच्छा बनता है। मैं तो बस अपनी मेहनत करता हूँ। मेहनत तो सब करते हैं शिवम, पर तुम्हारे हाथ का स्वाद भगवान की देन है। अविनाश, तू भी शिवम से कुछ सीख। सिर्फ बर्तन धोने और सब्जियां काटने से काम नहीं चलेगा, खाना बनाना भी सीख ले। जी मालिक, मैं तो पूरा ध्यान रखता हूँ, पर शिवम भाई अपने मसाले किसी को बताते ही नहीं। अरे अविनाश भाई, मसाले तो वही हैं जो रसोई में रखे हैं, बस उन्हें सही वक्त पर और सही मात्रा में डालना होता है। तुम जब चाहो मेरे पास बैठकर देख लिया करो। रहने दो शिवम भाई, मुझे नहीं सीखना तुम्हारा ये चिकन विकन। अविनाश का दिल शिवम के प्रति नफरत से भर चुका था। दिन बीतते गए और जयप्रकाश के ढाबे पर शिवम के चिकन और नान की मांग और ज्यादा बढ़ती गई। शाम होते ही ढाबे पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। अविनाश को अब लगने लगा था कि अगर शिवम ऐसे ही छाया रहा तो एक दिन मालिक उसे ढाबे ही उसके नाम ना कर दे। एक रात जब ढाबा बंद होने का वक्त था और जयप्रकाश काउंटर पर पैसे गिन रहा था। आज सही मौका है, मालिक का ध्यान पैसों की गिनती में है। अगर आज मैंने गल्ले से अरे रुपए गायब कर दी और उसका इल्जाम शिवम पर लगा दिया तो मालिक 1 मिनट में इसे नौकरी से निकाल देगा। अविनाश धीरे से काउंटर के नीचे से 10,000 रुपए निकाल लेता है और उन्हें ले जाकर रसोई में शिवम के झोले में छिपा देता है। तभी शिवम हाथ धोकर बाहर आता है। अविनाश भाई, मैंने रसोई की सारा काम खत्म कर लिया है। अब मैं घर जाता हूँ। माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। हाँ शिवम भाई, तुम निकलो, मैं जरा मालिक की मदद करवा कर आता हूँ। शिवम जैसे ही ढाबे के दरवाजे तक पहुंचता है, जयप्रकाश रुपए रखने वाले गल्ले को देखकर अचानक चिल्लाता है, अरे ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने 10,000 रुपए के नोट अलग रखे थे, वो कहाँ गए? यहाँ तो सिर्फ 2,000 ही बचे हैं। क्या हुआ मालिक, क्या कुछ पैसे कम हैं? कम नहीं, पूरे 10,000 रुपए गायब हैं। मैंने खुद अपने हाथों से गल्ले में रखे थे। यहाँ हम तीनों के अलावा अंदर कोई नहीं आया। मालिक, मुझे तो पहले से ही शक था। शिवम भाई आजकल बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अभी अभी मैंने इन्हें गल्ले के पास अजीब तरीके से खड़े देखा था। जयप्रकाश और अविनाश की आवाज सुनकर शिवम भी वहां आ जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो अविनाश भाई? मैं तो रसोई में था, मैंने गल्ले को हाथ तक नहीं लगाया। मालिक, आप तो मुझे जानते हैं, मैं चोरी क्यों करूंगा? कहने से क्या होता है शिवम भाई, अगर तुमने चोरी नहीं की तो अपना झोला चेक करवाओ। मालिक, इसका झोला चेक करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मालिक,
देख लीजिए, मेरा दिल साफ है, मुझे कोई डर नहीं है। जयप्रकाश गुस्से में शिवम का झोला छीनता है और उसे उल्टा कर देता है। झोले से 10,000 रुपए के नोटों की गड्डी नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर शिवम के होश उड़ जाते हैं। मालिक, मैं कसम खाता हूं, ये पैसे मेरे झोले में कैसे आए मुझे नहीं मालूम। बस शिवम, बहुत हो गया। मैंने तुझ पर अपने भाई से ज्यादा भरोसा किया और तूने मेरे साथ ऐसा किया। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ढाबे से निकाले जाने के बाद शिवम पूरी तरह टूट चुका था। बेकसूर होने के बावजूद उस पर चोरी का कलंक लग गया था। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि शिवम ने जयप्रकाश के ढाबे पर चोरी की है। शिवम कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। उसकी बूढ़ी माँ ने उसे हिम्मत दी। शिवम ने तय किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने घर के कुछ गहने गिरवी रखकर एक छोटा सा ठेला खरीदा और गांव के चौराहे पर अपना चिकन और नान बेचने का फैसला किया। तभी गांव के मुखिया जी वहां से गुजरते हैं। अरे शिवम, ये क्या देख रहा हूं मैं? जयप्रकाश के ढाबे से निकाल दिया तो अब यहां ठेला लगा लिया। पर भाई, जो बात सुनने में आई है उसके बाद तुम्हारे हाथ का खाना कौन खाएगा? मुखिया जी, वक्त खराब हो सकता है, लेकिन मेरी नीयत और मेरा हुनर नहीं। मालिक के यहाँ क्या हुआ उसका फैसला मैंने भगवान पर छोड़ दिया है। आप बस एक बार ये चिकन और नान चक्कर देखिए। बात तो तुम्हारी ठीक है शिवम, पर चोरी का इल्जाम बहुत बड़ा होता है। खैर, चलो एक प्लेट लगाओ, देखते हैं तुम्हारे हौसले में कितना दम है। शिवम जल्दी से चिकन के टुकड़ों पर अपने खास मसाले लगाता है। उसकी खुशबू चौराहे पर फैल जाती है। भाई, खुशबू तो वही पुरानी वाली है जो जयप्रकाश के ढाबे पर आती थी। चलो चलकर देखते हैं। लीजिए मुखिया जी, गर्मा गर्म चिकन और नान खाकर बताइएगा कि शिवम का स्वाद बदला या वही है। मुखिया नाम तोड़ तोड़ कर चिकन के साथ खाने लगता है। वाह शिवम, वाह, कमाल है भाई। स्वाद तो पहले से भी ज्यादा लाजवाब है। चटनी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। शिवम भाई, एक प्लेट हमारे लिए भी लगाना। खुशबू इतनी अच्छी है कि रहा नहीं गया। अभी लाया भाई साहब, आप लोग बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। गांव के लोग जो पहले शिवम को शक की निगाह से देख रहे थे, उसके चिकन और नान का स्वाद चखते ही सब कुछ भूल गए। शिवम के ठेले पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी। लोगों को समझ आ गया था कि ढाबा तो सिर्फ एक जगह थी, असली जादू तो शिवम के हाथों में था। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। उधर जयप्रकाश के ढाबे का हाल बुरा होने लगा था। शिवम के जाने के बाद ढाबे की रसोई की पूरी जिम्मेदारी अविनाश के कंधों पर आ गई थी। अविनाश खुद को बहुत बड़ा बावर्ची समझ रहा था, लेकिन हकीकत ये थी कि उसे मसालों का सही ज्ञान ही नहीं था। वो जो चिकन और नान बनाता, या तो वो जल जाता या उसमें नमक मिर्च का संतुलन बिगड़ जाता। धीरे धीरे ग्राहक ढाबे से दूर होने लगे, जिसके कारण जयप्रकाश बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन सेठ अविनाश को बुलाता है। अविनाश, ओ अविनाश, इधर आ जरा। जी मालिक, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? ये देख रहे हो, शाम के 4 बजे बज रहे हैं और एक भी ग्राहक ढाबे पर नहीं है। कल शहर से जो शर्मा जी आए थे, उन्होंने तुम्हारा चिकन और नान खाकर थूक दिया। कह रहे थे कि ऐसा घटिया चिकन आज तक नहीं खाया। मालिक, मैं तो वही मसाले डाल रहा हूँ जो शिवम डालता था। अब इन ग्राहकों की आदत ही खराब हो गई है। शिवम ने इन्हें कुछ ज्यादा ही लाड प्यार में बिगाड़ दिया था। बकवास बंद कर अविनाश। शिवम के वक्त गल्ला पैसों से भरा रहता था और जब से वो गया है, बोहनी होना मुश्किल हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि दुकान का किराया कहां से दूंगा। तभी गांव का एक पुराना ग्राहक ढाबे के सामने से गुजरता है और जयप्रकाश उसे आवाज देता है। अरे मुकेश भाई, अंदर आओ, बैठो, तुम्हारे लिए चिकन और नान बनवाता हूँ। अरे नहीं जयप्रकाश भाई, अब तुम्हारे ढाबे के खाने में वो बात नहीं रही।
अविनाश के हाथ का चिकन खाकर पिछली बार मेरा पेट खराब हो गया था। मैं तो चौराहे पर जा रहा हूँ। चौराहे पर? चौराहे पर ऐसा क्या है? अरे तुम्हें नहीं पता, शिवम ने वहां अपना चिकन और नान का ठेला लगा लिया है। भाई क्या स्वाद है, पूरा गांव वहीं टूट पड़ा है। अब तो असली चिकन और नान वहीं मिलता है। मैं तो वहीं जा रहा हूँ। जिसके बाद मुकेश वहां से चला जाता है। सुना तुमने अविनाश? शिवम का ठेला चल पड़ा और मेरा चला चलाया ढाबा डूबने की कगार पर है। अगर यही हाल रहा तो मुझे ये ढाबा बंद करना पड़ेगा। अरे बाप रे, अगर ढाबा बंद हो गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। आखिर उस शिवम का ठेला इतनी जल्दी कैसे चल सकता है? अविनाश के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। उसने शिवम को बर्बाद करने के लिए साजिश रची थी, लेकिन यहाँ तो उसका अपना ही दांव उल्टा पड़ गया था। शिवम की ईमानदारी और उसका हुनर रंग ला रहा था। जयप्रकाश को भी अब धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि कहीं उसने शिवम को निकालने में कोई जल्दबाजी तो नहीं कर दी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। शिवम के चिकन और नान का ठेला अब सिर्फ भगतपुर गांव ही नहीं बल्कि आसपास के 3-4 गांवों में भी मशहूर हो चुका था। शाम होते ही शिवम के ठेले के चारों तरफ मेला जैसा लग जाता था। शिवम की विनम्रता और उसके हाथ का स्वाद लोगों का दिल जीत चुका था। उधर जयप्रकाश के ढाबे पर अब हफ्तों तक कोई नया ग्राहक नहीं आता था। जयप्रकाश कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा था। तभी एक दिन गांव के सेठ जी शिवम के ठेले पर आते हैं। शिवम भाई, जरा हमारे लिए भी 2 प्लेट जल्दी से तैयार कर दो। शहर से कुछ मेहमान आए हैं, उन्हें तुम्हारे हाथ का चिकन और नान खिलाना है। अरे सेठ जी, आप लाइन में क्यों खड़े हैं? बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म बटर चिकन और नान भिजवाता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल शिवम, तुम्हारी यही बात तो अच्छी लगती है। हर ग्राहक की पसंद तुम्हें याद रहती है। सच कहें तो तुमने कमाल कर दिया। अब तो लोग जयप्रकाश के ढाबे का रास्ता ही भूल गए हैं। सेठ जी, मालिक के ढाबे का नुकसान सुनकर मुझे भी दुख होता है। मैंने वहां सालों काम किया है, पर मैं जानता हूं कि जयप्रकाश मालिक बुरे इंसान नहीं है। अरे शिवम भाई, तुम बहुत सीधे हो। जयप्रकाश ने तुम्हारे जैसी सोने की चिड़िया को लात मार दी तो अब भुगत रहा है। कल मैं उसके ढाबे के सामने से निकला तो देखा कि पूरा सन्नाटा पसर रहा है वहां। उसी समय अविनाश दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। इस शिवम की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? चोरी का इल्जाम लगने के बाद भी लोग इसके ठेले पर जा रहे हैं, और एक मैं हूं जो ढाबे के रिड्यूसर्स में पसीना बहाता हूं, फिर भी मालिक की खरी खोटी सुनने को मिलती है। अविनाश ने बहुत कोशिश की कि वो शिवम के ठेले के बारे में गांव में कुछ और गलत अफवाहें उड़ाए, लेकिन शिवम के साफ सुथरे काम और बेहतरीन स्वाद के आगे अविनाश की एक ना चली। लोग अब अविनाश की बातों पर ध्यान भी नहीं देते थे। जयप्रकाश का ढाबा पूरी तरह घाटे में चल रहा था। तभी एक सुबह जयप्रकाश ने भारी मन से एक बड़ा फैसला लिया। अविनाश, बस करो। अब इन बर्तनों को समेटने का कोई फायदा नहीं है। का आखिरी दिन है, कल से ढाबे पर ताला लग जाएगा। क्या मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? ढाबा बंद हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी नौकरी का क्या? तुझे तेरी नौकरी की पड़ी है। यहाँ मेरा सब कुछ बिक गया। जब से शिवम गया है, इस ढाबे की बरकत ही खत्म हो गई। तूने कहा था कि तू शिवम से अच्छा खाना बनाकर दिखाएगा। क्या हुआ तेरे दावों का? एक ग्राहक को तू रोक नहीं पाया। मालिक, वो मैंने तो पूरी कोशिश की थी, पर वो शिवम, उसने कोई जादू कर दिया है गांव वालों पर। चुप कर अविनाश। शिवम जैसा भी था, पर उसके हाथों में बरकत थी। वो अपने काम के प्रति ईमानदार था, और तूने सिर्फ बातें बनाई। आज मेरे पास तुझे देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। अपना सामान उठा और यहाँ से निकल जा। मालिक, ऐसा मत कीजिए। इस उम्र में मुझे कौन नौकरी देगा? मैं बर्बाद हो जाऊंगा मालिक। मैं खुद बर्बाद हो चुका हूं अविनाश। मैं शहर जा रहा हूं और वहां कोई छोटा मोटा काम देखूंगा। तुम अपना रास्ता देख लो। जयप्रकाश ने ढाबे पर बड़ा सा ताला लटकाया और स्टेशन की तरफ चल दिया। अविनाश वहीं सड़क पर खड़ा होकर बंद ढाबे को देखता रह गया। जिस शिवम को बर्बाद करने के लिए उसने ये जाल बुना था, उस जाल में वो खुद ही फंस चुका था। अब अविनाश के पास न नौकरी थी
और ना ही गांव में कोई उसकी इज्जत करने वाला था। ढाबा बंद हुए 1 महीना बीत चुका था। गांव में शिवम के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने के कारण कोई भी अविनाश को अपने यहाँ काम पर रखने को तैयार नहीं था। अविनाश के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वे भी खत्म हो चुके थे। बड़े भाई, अरे ओ बड़े भाई, जरा सुनो तो। भाई, सुबह से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। क्या तुम्हारे यहाँ में कोई छोटा मोटा काम मिल जाएगा? तुम्हें काम दूं? अरे अविनाश, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। भले ही जयप्रकाश ने शिवम पर इल्जाम लगाया, पर गांव के सब लोग जानते हैं कि शिवम के जाने के बाद ढाबा तुम्हारी वजह से डूबा है। तुम जैसे काम चोर और मतलबी इंसान को मैं अपने गोदाम के आसपास भी भटकने ना दूं। भाई, मेरी गलती क्या थी? खाना अच्छा नहीं बना तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो मेहनत की थी। मेहनत बातों में नहीं, नियत में होती है अविनाश। शिवम को देखो, आज उसका ठेला नहीं बल्कि एक बड़ी दुकान बनने जा रही है। लोग उसके पास खुशी खुशी जाते हैं और एक तुम हो कि मांग कर खाने की नौबत आ गई है। सब शिवम 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 ही करते रहते हैं। पर बात सही है, मैंने शिवम का बुरा चाहा, पर शिवम का तो कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टा मैं सड़क पे आ गया। क्या सच में मेरी जलन ने ही मुझे बर्बाद कर दिया? अविनाश को अब धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। भूख और अकेलेपन ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। सामने कुछ दूरी पर शिवम का ठेला लगा हुआ था। मैं कितना बड़ा पापी हूं। शिवम ने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। जब मैं रसोई में काम बिगाड़ता था तो वो चुपके से उसे ठीक कर देता था ताकि मालिक मुझे ना डांटे। और मैंने चंद रुपयों और अपनी जलन के चक्कर में उस बेकसूर पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। तभी शिवम की नजर अविनाश पर पड़ता है। शिवम एक प्लेट में चिकन और नान लेता है, लेकर अविनाश के पास आता है। अविनाश भाई, बहुत ठंड है, ये लो, पहले कुछ खा लो, शरीर में कुछ जान आएगी। शिवम, तुम मेरे पास आए हो? तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है? तुम्हें पता नहीं कि गांव वाले मेरे बारे में क्या कहते हैं? अविनाश भाई, दुश्मनी और नफरत से पेट नहीं भरता। तुम भूखे हो और एक बावर्ची के सामने कोई भूखा रहे, ये बावर्ची का अपमान है। नहीं शिवम, तुम नहीं जानते। जयप्रकाश के ढाबे पर वो 10,000 रुपए तुमने नहीं बल्कि मैंने चुराए थे। मैंने ही उन्हें तुम्हारे झोले में छिपाया था ताकि मालिक तुम्हें नौकरी से निकाल दे। अविनाश ने आखिरकार रोते रोते अपना गुनाह कबूल कर लिया था। शिवम चुपचाप खड़ा अविनाश की बातें सुन रहा था। शिवम के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि अविनाश की ये हालत देखकर एक अजीब सा दर्द था। अरे ओ अविनाश, तो असली चोर और मक्कार तू था। हम सब बेकार में शिवम को भला बुरा कहते रहे। तूने एक भले इंसान की रोजी रोटी छीन ली और जयप्रकाश का चला चलाया ढाबा भी बंद करवा दिया। मुखिया जी, इस आदमी को पुलिस के हवाले करो। इसने गांव का नाम बदनाम किया है। इसकी वजह से जयप्रकाश भाई को अपना घर बार छोड़कर शहर भागना पड़ा। मुखिया जी, मुझे जो सजा देनी है दे दो। मुझे पुलिस को पकड़वा दो या गांव से निकाल दो। पर सच यही है कि मैंने शिवम भाई के साथ बहुत गलत किया है। ठहरिए मुखिया जी, रुक जाइए। अविनाश भाई को पुलिस के हवाले मत कीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो शिवम? इसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की और तुम इसे बचा रहे हो। मुखिया जी, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अविनाश भाई को उनके किए की सजा पहले ही मिल चुकी है। भूख और बेबसी से बड़ा कोई दंड नहीं होता। अविनाश भाई, अगर मैं आज तुमसे बदला लूंगा तो मुझ में और तुम में क्या फर्क रह जाएगा? अब चलो, कल सुबह से तुम्हें एक नया काम शुरू करना है। अविनाश का घमंड पूरी तरह टूट चुका था और वो अपनी ही नजरों में गिर चुका था। शिवम की इस दयालुता ने गांव वालों का दिल जीत लिया। जो शिवम पहले सिर्फ अपने स्वाद के लिए जाना जाता था, आज वो अपनी दरिया दिली के लिए सबका चहेता बन गया। अविनाश की आंखों में अब एक नया बदलाव था। उसने ठान लिया था कि वो अपनी बची हुई जिंदगी शिवम की सेवा और अपनी गलती को सुधारने में लगा देगा।